Assalamu alaikum. Welcome to JK Civil Service. My dear students, today we will discuss the making of Indian Constitution. ये जो पहला लेक्चर रहेगा, this lecture is meant for all JK SSB exams. तो हम आज डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, लेट अस वी विल स्टार्ट. तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से. देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं. क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जरूरत है किस चीज की? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. तो इट मीन्स हमें पहले क्या बनाना है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तब जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं. तो इट मीन्स यहां पे हमें पहले किस चीज की जरूरत है? पहले हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है. तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसके बाद जो हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे. लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, हम वी आर अंडर द ब्रिटिश रूल बिफोर 1947. 1947 से पहले हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे. तो वो ब्रिटिशर्स जब यहां पे होते थे, वो टाइमली डिफरेंट एक्ट्स पास कर रहे थे. तो उन एक्ट्स के साथ साथ यहां की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी. तो वो एक्ट्स कब से स्टार्ट हो गए? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पे 1773 से लेके 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट तक डिफरेंट एक्ट्स पास किए हैं. जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या अगर नहीं तो आज से याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हो गया 1773 से. और जो लास्ट एक्ट रहा वो कब रहा? वो रहा 1947, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट. तो इस एक्ट से लेकर इस एक्ट तक बहुत सारे एक्ट्स पास हो गए हैं. तो इसके बाद इन्हीं एक्ट्स के दौरा हमारे इंडिया में एक फेमस लीडर जिसका नाम था एम.एन. रॉय. तो एम.एन. रॉय ने क्या किया? उसने हमें पहले ही आइडिया दिया. कब? इन 1934 में एम.एन. रॉय फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इसका मतलब है हमें एम.एन. रॉय ने हमें क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया, ना कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया. क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बोला आपको, हमें पहले क्या बनानी है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तब जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. तो इट मीन्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया वो किसने दिया है? वो दिया है एम.एन. रॉय ने. दिस पॉइंट शुड बी नोटेड. ये पॉइंट आपको याद रखना है. बहुत बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है. आप बोले जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका आइडिया किसने दिया है? वो माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है. वो किसने दिया है? वो दिया एम.एन. रॉय ने. तो ये रहा आपका पहला पॉइंट, और यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है. लेकिन वन मोर क्वेश्चन यहां से बन सकता है. क्या ये आइडिया जो एम.एन. रॉय ने दिया है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और इसके बाद आपको और एक पॉइंट याद रखना है. वो क्या रखना है? इसका आइडिया उसने कब दिया है? तो इसका आइडिया दिया 1934 में. कब? 1934 में. हमें सबसे पहले आइडिया किसने दिया? एम.एन. रॉय ने. किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. तो यहां से हमारा सफर स्टार्ट हो जाएगा किस लेक्चर का? जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहली बात आप लोगों ने याद रख ली, जो आइडिया दिया वो किसने दिया? एम.एन. रॉय ने. कब? 1934 में. ओके. तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके बाद ऑफिशियली डिमांड की. किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके बाद ऑफिशियली डिमांड की. किन से? ब्रिटिशर्स से. बिकॉज वी आर अंडर ब्रिटिशर्स टिल 1947, 15th ऑफ अगस्त. तो यहां से तो 1935 में किसने
आईएनसी ने, जिसको हम कहते हैं क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने ऑफिशियली डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और लेटर ये जो डिमांड की ब्रिटिशर्स से हमने, लेकिन अभी तक इस डिमांड का कोई हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तो लेकिन इसके बाद थोड़ी 1-2 साल के बाद 1938 में जेएल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिमांड की। इसके बाद 1935 में ये 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जेएल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। तो ये इसमें इंटेंसिटी थोड़ी बदल गई। अब क्यों, 1934 में आइडिया और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की, और देन आफ्टर 1938 में जेएल नेहरू ने क्या कहा, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं, डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। तो थोड़ी सी इंटेंसिटी बदल गई अब पूछने में। ये किनसे हम कह रहे थे, ब्रिटिशर्स से। लेकिन अभी तक ब्रिटिशर्स टस से मस नहीं हो रहे थे। क्यों, क्योंकि वी आर अंडर ब्रिटिशर्स। वो नहीं चाहते थे हम आजाद हो जाएंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग्स आई, क्या, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, उन 2 वर्ल्ड वार से हम सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का तकदीर ही बदल गया। तो यहां पे हम देखेंगे 1938 में जब जेएल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, मस्ट बी फ्रेम्ड, लेकिन उसके बाद एक चेंज आई। लेकिन इसके साथ साथ क्या कहा, और जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहे विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेयर, विदाउट एनी आउटसाइड एनी इंटरफेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फॉरेन इंटरफेयर नहीं होना चाहे। वी शुड बी इंडिपेंडेंट। हम आजाद होके भी, आजाद बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे यहां पे। तो इट मीन्स वी आर इंडिपेंडेंट विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेयर। और दूसरी बात, जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने जा रहे हैं, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे, दैट शुड बी इलेक्टेड बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज। तो वो जो, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम बात करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे, क्या इसके जो मेंबर्स होंगे, तो दैट शुड बी इलेक्ट, वो इलेक्ट हम करेंगे कैसे, एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए, एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां से क्वेश्चन के भी बार बन सकता है, उस टाइम हमारे पास ये राइट नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो उस टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम हमारे पास ये राइट था क्या, उस टाइम हमारे पास लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज था। उस टाइम हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने कब इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, जब हमने आजादी हासिल की, जो 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन इस टाइम जो जेएल नेहरू ने जो डिमांड की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उसमें क्या कहा, एक चीज ने विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेयर, और नंबर सेकंड उसमें इसने ये कहा वो बेस्ड ऑन वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे, वो इलेक्ट हो जाएंगे थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। किसके द्वारा, एडल्ट फ्रेंचाइज। आई होप आपको अभी तक समझ में आ चुका है ये आइडिया, ये बिगिनिंग, ये स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट हो गई, 1934 से। तो अभी हमारा सफर कहां तक पहुंच गया, 1938 तक। लेकिन अभी कोई रिप्लाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं आया। तो उस रिप्लाई का हम वेट करेंगे, देखेंगे वहां से कौन सा रिप्लाई आएगा। तो यहां से हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, दैट इज अगस्त ऑफर। क्या है, यहां पे हम बात करेंगे किसकी, अगस्त ऑफर की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अगस्त ऑफर है, एक चीज याद रखना है, कभी कंफ्यूज मत होना। इस इंडियन 20वीं सेंचुरी में 2 इवेंट्स ऐसे हैं, एक है अगस्त डिक्लेरेशन और एक है अगस्त ऑफर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगस्त ऑफर हुआ 1940 में।
इन केस अगर कभी क्वेश्चन आए अगस्त डिक्लेरेशन, कभी कंफ्यूज मत होना, तो वो अगस्त डिक्लेरेशन हुई 1917 में। याद रखना, ऑफर एक है और डिक्लेरेशन एक है। तो यहां से हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक ऑफर मिल गया। उस ऑफर का नाम क्या है? अगस्त ऑफर। कब हुआ? 1940 में। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑफर हमें फ्री में कभी नहीं मिलता है। आप देख रहे हो, हमें जब भी कोई कंपनी ऑफर देती है, जियो, कोई एयरटेल वगैरह डिफरेंट कंपनी जब हमें ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो ऑफर्स हमें फ्री में कभी नहीं होते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन जरूर होता है। तो यहां पे इसके पीछे क्या इंटेंशन है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब ऑफर हमें क्यों किया है, वो आपको याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। आपको याद है जर्मनी ने क्या स्टार्ट किया? वर्ल्ड वॉर सेकंड। कहां पे? यूरोप में। तो यूरोप वाज इन्वॉल्वड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो वहां से वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। तो जब वहां से वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, वो कब स्टार्ट हुआ? 1939 से ही लेकर 1945। तो 40 का डेट किसमें आता है? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये अंग्रेजों ने ये हमें ऑफर क्यों दिया है? अभी तक ऑफर नहीं दिया, अब ऑफर मिल गया है। यहां से आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स को आप चाहे इंडिया का सपोर्ट किसमें? वर्ल्ड वॉर सेकंड में। उनको मालूम था हम अकेले नहीं लड़ सकते थे। क्यों? वहां पे आपको मालूम है, याद होगा, वहां पे हिटलर ने बहुत सारी स्टेटों में तहलका मचा दिया। फ्रांस की बात अगर हम करेंगे, वो रशिया भी पहुंच गया, ब्रिटेन पहुंच गया। तो इनको लगा शायद वी आर इन थ्रेट्स, हम शायद घर में ही खो जाएंगे, तो किसी और देश की बात ही नहीं। तो वहां पे इसीलिए अगस्त ऑफर मिल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, आईएनसी को एक ऑफर मिल गया, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का राइट दे देंगे। लेकिन ये राइट, ये ऑफर क्यों मिल गया? बिकॉज उनको यहां से सोल्जर्स की जरूरत है। कहां से? फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश। किसके लिए? वर्ल्ड वॉर सेकंड को लड़ने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया, ये ऑफर हमें फ्री में नहीं मिला। इसके बदले वो क्या चाहते थे? वो इंडिया का ब्लड चाहते थे, वो यहां के सोल्जर्स चाहते थे फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। इसके बाद यहां पे और एक चीज आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेज दिया। वो क्या है? वो है क्रिप्स मिशन। माय डियर स्टूडेंट, जो क्रिप्स मिशन है, बेसिकली क्रिप्स मिशन है क्या? ये 1942 में हुआ। ये क्रिप्स मिशन है क्या? क्रिप्स मिशन जो एक्चुअली है, ये क्रिप्स क्या है? किसी खाने पीने का नाम नहीं है। एक्चुअली ही वाज द पर्सन फ्रॉम द ब्रिटिश कैबिनेट कॉमर्स इन इंडिया। इसका नाम है एक्चुअली सर सेटिफोर्ड क्रिप्स। तो उसी के नाम पे इस मिशन का नाम रखा गया है। तो वो नाम कब रखा गया है? वो कब आया यहां पे? 1942 में। तो जब क्रिप्स मिशन यहां आया, तो क्रिप्स मिशन ने क्या कहा? हम आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट देंगे, लेकिन कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो इसका मतलब है हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा? इट इज पोस्ट डेटेड चेक इज ऑन द क्रशिंग बैंक। कहां पे? एक क्रशिंग बैंक के लिए ये क्या है? एक पोस्ट डेटेड चेक है, जिसमें कोई डेट शीट नहीं लिखा है। तो इसमें खाली डायरेक्ट इन लोगों ने क्या बोला? हम आपको बनाने का राइट देंगे, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। कोई ऑथेंटिक डेट हमारे पास नहीं था। अगर कभी क्वेश्चन आया, हमारे पास कोई डेट नहीं था कब, लेकिन बस इतना आप याद रख सकते हो, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। क्योंकि अभी उनको मालूम ही नहीं था ये वर्ल्ड वॉर सेकंड कब खत्म हो जाएगा। तो क्या कहा? हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट देंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये 1942 का स्टेटमेंट है। लेकिन और एक बात इसमें कही, यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी थोड़ी सी डिमांड की। किस चीज की? सेपरेट डोमेन की, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लेकिन क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया? क्रिप्स मिशन में वो जो सेपरेट टू स्टेट्स का जो कंसेप्ट था, टू स्टेट्स बनाना, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, इस क्रिप्स मिशन ने वो स्टेटमेंट रिजेक्ट किया है। बोला हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट देंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, बट ओनली वन, बट ओनली नॉट टू। तो अभी ब्रिटिश को कोई इरादा नहीं था यहां से ये दो डोमेन में फिर बाद में डिवाइड हो जाएंगे। और एक बात याद रखना, यहां से क्रिप्स मिशन में और एक पॉइंट है, मैक्सिमम बुकों में ऐसा नोट नहीं है, क्योंकि कई ज्यादा बुकों में आप देखोगे यहां पे हमें स्टेटस ये लोग दे रहे थे डोमेन स्टेट्स का। किसका? यहां पे हमें वो स्टेटस दे रहे थे डोमेन स्टेट्स का, नॉट फुल इंडिपेंडेंस। तो हमें डोमेन स्टेट्स को क्या करना है? हमें सिंपल ऑटोनॉमी को क्या करना है? हमें जब चाहिए तो क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। डोमेन में क्या है? इसमें डिफेंस, होम, सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? ब्रिटिश के हाथ में रहेगा। जब सबसे बड़ा
बड़ा सब्जेक्ट जो स्टेट के पास होता है वो होता है डिफेंस। जब डिफेंस ही स्टेट के पास रहेगा, जब डिफेंस ही किसी और गवर्नमेंट के पास रहेगा, तो वो इंडिपेंडेंस खाक की है। तो यहां पे जब ये ऑफर मिल गया तो फाइनली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स है, मुस्लिम लीग, इन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। देन आफ्टर कुछ चेंजेस आने लगी है, इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड फिनिश हो गया तब तक 1945 में। फिर इंडिया आ गया क्या, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, सॉरी, फिर इंडिया आ गया 1946 में, क्या आया, कैबिनेट मिशन प्लान। क्या है इंडिया, कैबिनेट मिशन प्लान। ये कब आया, 1946 में। तो 1946 के दौरान अगर हम बात करेंगे, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, वो बन गया किस प्लान के तहत, वो बेटा याद रखना है, वो बन गया 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कैबिनेट मिशन प्लान को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन प्लान में हमें क्या बोला गया है, आप लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लेकिन मोर आर लेस सेटिस्फाइड, मुस्लिम लीग मोर आर लेस सेटिस्फाइड, फाइनली दे सेटिस्फाइड फॉर वन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टाइम इन 1946। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्लान के था, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब जो बननी जा रही थी, जो अब बन जाएंगी, वो किस प्लान के तहत, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से अब हमें पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना है, देन आफ्टर हम उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, देन आफ्टर हम किस पे काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, देन आफ्टर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो यहां से हम जब निकलेंगे, जब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बनानी है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या क्या हमें करना है, वो हम यहां से डिस्कस करेंगे। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छी तरीके से अभी तक समझ आ गया है। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, जो हमें अब क्या बनानी है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब अभी तक क्या हुआ, ये डिमांड जब 1934 से सफर जो निकला, अब ये एंड हो गया कहां पे, 1946 पे। अब हमें किसकी काम करनी है, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम आउट करना है। किस चीज को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो जाके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर देगा। ओके, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अगर हम देखेंगे इसकी हमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी उस टाइम, दैट वाज 389, 389 कहां से टोटल स्ट्रेंथ थी। लेकिन एक बात याद रखना, ब्रिटिश इंडिया से 296, कहां से, ब्रिटिश इंडिया से, और उसके बाद प्रिंसली स्टेट से कितने, 93। तो ये कितने बन गए, 6 + 3 9 9 8, तो बन गए 389। तो इसका मतलब है ब्रिटिश इंडिया से कितने मेंबर्स है, 296, और 93 किनके लिए, प्रिंसली स्टेट्स। आई होप कुछ ऐसे बच्चे भी इस लेक्चर में होंगे जिन बच्चों ने पहली बार ज्वाइन किया है, जिनको अभी पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, जिनको अभी पता ही नहीं कुछ। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, ब्रिटिश इंडिया हम किसको कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया हम सिंपली उस एरिया को कहते हैं जहां जहां पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया पे राज नहीं कर रहे थे। अभी आपको मालूम है जम्मू एंड कश्मीर में ब्रिटिशर्स राज नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहां पे अपना किंग था, जो लास्ट किंग था कौन, महाराजा हरि सिंह। तो इसी तरीके से इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। एट दैट टाइम कितनी प्रिंसली स्टेट्स, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। तो ये जो 93 मेंबर्स को चूज करना है, कितने प्रिंसली स्टेट से चूज करना है, 565 प्रिंसली स्टेट से। लेकिन कुछ बच्चों ने अभी तक अच्छी नॉलेज हासिल कर ली, वो बहुत सारी जगहों पे देखते हैं 552, 552, वहां पे 565 नहीं है। बेसिकली जो इसके 13 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, दे आर ज्वाइंड विद पाकिस्तान देन आफ्टर। तो इसी का मतलब है यहां पे 389 टोटल मेंबर्स की टोटल स्ट्रेंथ थी, किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इसीलिए मैंने यहां पर भी मेंशन किया है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389। लेकिन एक चीज याद रखना है यहां से अब आपको, माय डियर स्टूडेंट्स, each province and princely state were to be allotted seats in proportion to their respective population। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। देखो, थोड़ा सा हम यहां पे एक इस बात को फिर से डिस्कस करेंगे। किस बात को, देखो आपको मालूम है जब 1909 मोरली मिंटो रिफॉर्म हुआ, जब 1909 एक्ट पास हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा,
तो मुस्लिम वाज द फर्स्ट कम्युनिटी जिनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल गई, ये तो आप लोग को मालूम है। तो यहां से मुस्लिमों को क्या सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल गई, ठीक है, ओके। तो दूसरी बात, उसके बाद आप लोग को मालूम है 1919 में, जिसको चेल्मस्फोर्ड एक्ट हम कहते हैं, तो वहां पे सिखों को भी क्या सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल गई है। लेकिन जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो सीट 389 जो डिवाइड हो गए, उसमें 93 आपको मालूम है किनके लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए। जो रिमेनिंग 296 है, तो वो किनके लिए, वो माय डियर स्टूडेंट्स 296 में याद रखना है, 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए, 292 किसके लिए, ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए। तो उसमें आपको याद रखना, seats allocated to each British provinces were to be divided among the 3 principal communities, that is Muslims, Sikhs and General। अभी तक मैंने आपको मुस्लिम्स, सिख्स और इसके बाद एंड जनरल। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये यहां पे ऐसे सिखाऊंगा, पर मिलियन में से एक कैंडिडेट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम्स 1 करोड़ है, 10 लाख में एक मिलियन मीन्स 10 लाख, तो 10 लाख में से एक मेंबर हमें चाहिए। तो इसका मतलब है अगर मुस्लिम 1 करोड़ तो 10 मेंबर मुस्लिम से है, तो वो उनको मुस्लिम ही क्या इलेक्ट भी करेंगे। इसी के साथ सिख्स, ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है, और उसके बाद जनरल। तो यहां से जब हम देखेंगे तो जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज इसमें पार्टिसिपेट हो गई, वो थी, कल एग्जाम में भी आएगा कौन कौन थी, एक था मुस्लिम, सेकंड वन इज सिख्स एंड थर्ड वन इज जनरल। तो इस 3 कम्युनिटी को आपको याद रखना है, एक जनरल, मुस्लिम एंड सिख्स, क्योंकि मुस्लिम एंड सिख्स को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन थी, क्योंकि इनके मेंबर्स को मुस्लिम लोग ही क्या वहां पे इलेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स है, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ these representatives of each community were to be elected by members of that community, जो मैंने अभी आपको कहा, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए दिखाया, अदरवाइज इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला हर कम्युनिटी के मेंबर्स उस कम्युनिटी के मेंबर्स को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल हुआ, इलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आप लोगों को याद है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको याद होगा जो हम इलेक्शन करते हैं आजकल के दौर में, जो अभी असेंबली इलेक्शन होने वाला है या रिसेंटली हमने लोकसभा इलेक्शन किया है, वहां पे हम करते हैं सिंपली फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं FPPS, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। लेकिन इससे आज के इलेक्शन हम कंडक्ट करते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स है वो किस मेथड से इलेक्ट हो गए, माय डियर स्टूडेंट्स, वो हो गए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस मेथड पे कभी कभार सेपरेट लेक्चर बनेगा। ये क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड आज भी आपको याद है। इस मेथड से हम प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा मेंबर्स, इस मेथड से हम इलेक्ट करते हैं आज। किस मेथड से, ये हम आज भी यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बट उस टाइम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, उस टाइम वो मेंबर्स जो 296 कहां से थे, ब्रिटिश इंडिया से, उनको इसी मेथड से इलेक्ट करना है। किस मेथड से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए। किनको, 296 मेंबर्स को। लेकिन जो रिमेनिंग रहे 93 मेंबर्स जो कहां से बिलोंग करते थे, प्रिंसली स्टेट से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है मसला है, ये 93 जो है प्रिंस स्टेट से, इनको कहा गया है ये 93 नॉमिनेटेड हो जाएंगे। नॉमिनेट कौन करेंगे, कंसर्न किंग्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट, कंसर्न किंग्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। लेकिन एक चीज याद रखना है, 10 लाख में से हमें एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना है। तो उसके बाद तो 93 प्रिंसली स्टेट्स, इनको क्या, दे वर नॉमिनेटेड। तो इसका मतलब ये है, ये 296 जो है दे आर इलेक्टेड, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, बट इलेक्टेड, इलेक्ट हो गए क्या, इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली इन लोगों ने किन लोगों ने इनको इलेक्ट किया है, ये पॉइंट है हमारा।
सर अगर अभी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के जरिए इलेक्शन नहीं हुआ तो इन मेंबर्स को किन लोगों ने इलेक्ट किया? वो आपको मालूम है, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, कंसर्न ब्रिटिश जो काउंसिल्स थे, वहां पे ये लोग इलेक्ट हो गए हैं। कौन? 296। और जो प्रिंस स्टेट्स थे, दे वर नॉमिनेटेड बाय कंसर्न किंग्स। जो कंसर्न किंग्स है प्रिंस स्टेट्स के, वो किंग्स इनको क्या नॉमिनेट करेगा। तो यहां से हमें पता चलता है द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपको कल क्वेश्चन आया, आप बताएं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स है, क्या वो इलेक्टेड है, क्या वो नॉमिनेटेड है? तो आप लिखना दे आर इलेक्टेड एज वेल एज सम आर इलेक्टेड एंड सम आर नॉमिनेटेड। याद रखना ये बात। तो पार्टिली इलेक्टेड एंड पार्टिली नॉमिनेटेड। तो इसीलिए यहां पे मैंने मेंशन किया है माय डियर स्टूडेंट्स, वोटिंग मेथड क्या है? प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। माय डियर स्टूडेंट, इसमें वोट्स ट्रांसफर होते हैं, याद रखना। कभी इसके ऊपर डिटेल लेक्चर आएगा, हम बताएंगे इसमें वोट्स कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसमें हम प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस फर्स्ट, प्रेफरेंस सेकंड, प्रेफरेंस थर्ड किसको है, तो वो हम आगे के भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंस स्टेट्स, वो आपको मैंने कहा वो कहां पे, वो नॉमिनेट हो जाएंगे बाय द कंसर्न किंग्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से अभी तक ये कंपोजिशन थी, किसमें कितने मेंबर्स है, क्या है क्या है। अब हम देखेंगे इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ। ओके, जब इलेक्शन हुआ तो यहां पे एक बात याद रखना है, 296 सीटें जो अलॉट की ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को, कब? जुलाई अगस्त में। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम स्टार्ट कब की? वो किया है नवंबर से। ओके, तो इसमें इस आउट ऑफ 296 में से आईएनसी ने कितने लिए? 208। तो मुस्लिम लीग ने कितने लिए? मुस्लिम लीग ने कितने लिए? 73। और जो बाकी रिमेनिंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, तो इन लोगों ने कितनी सीट थी? 15। लेकिन यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स आपको प्रिंसिली स्टेट्स नजर नहीं आएंगे। क्यों? प्रिंसिली स्टेट ने बाइकआउट किया। उन लोगों ने बोला नहीं, वी आर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, हम आजाद हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों? इसीलिए प्रिंसिली स्टेटों ने जो 93 सीट्स अलॉटेड टू प्रिंस स्टेट वर नॉट फिल्ड, दे वर नॉट फिल्ड। उन लोगों ने डिनाई किया है, क्या बोला? हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट। ओके, लेकिन एक चीज याद रखना है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम मेंबर जो जितने भी पर्सनालिटीज हमारी नजर में थी उस टाइम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की या मुस्लिम लीग की, उन सबों ने पार्टिसिपेट किया है किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो आप लेटेस्ट एडिशन देखोगे फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी का, तो वहां पे आप देखोगे एक्सेप्ट महात्मा गांधी। अगर कोई पुराना एडिशन देखेंगे तो वहां पे लिखा है महात्मा गांधी एंड अली मोहम्मद जिन्ना। तो ये दो पर्सनालिटीज इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। तो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, ये जो आईएनसी ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 और इंडिपेंडेंट ने कितने? 15 सीट्स ली। तो इसमें हर किसी ने पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन में है। और माय डियर स्टूडेंट्स में याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कभी कभार अब ये ट्रेंड बन गया क्वेश्चन आने का, कितने वुमेन्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? दैट वर 15 वुमेन्स। कितनी? 15 वुमेन्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लेकिन अब इसके द्वारा ये जो प्रिंसिपल स्टेट्स ने, इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इन लोगों ने क्या कंप्लीट डिनाई ही किया। तो यहां पे एक जगह आया जिसमें हम कहते हैं माउंटबेटन प्लान, फिर 3 जून 1947 में। लेकिन सॉरी, वन पॉइंट शुड बी नोटेड। तो पहली मीटिंग अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो होने वाली है वो कब हुई? वो हुई 9th ऑफ दिसंबर 1946। क्या? 9th ऑफ दिसंबर 1946 पहले मीटिंग हो गई है, जिसमें आप लोगों को मालूम ही है इसका उस टाइम टेम्पररी प्रेसिडेंट जो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन लेटर 11th ऑफ नवंबर को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया। और इसमें आपको याद रखना है जो इसका वाइस प्रेसिडेंट था ही वाज एच सी मुखर्जी, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर था वो था बीएन राव। इंशाल्लाह इसका पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ पे। और इसके अलावा जो 9th ऑफ दिसंबर 1946 ये जो पहली मीटिंग हो गई, तो एंड हो गया 26 ऑफ नवंबर 1949। तो 26 ऑफ नवंबर यहां पे मैं एक पॉइंट नोट करने वाला हूं। क्यों? इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया। क्या हो गया? इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया। किस? कब? 26 ऑफ नवंबर को 1949 को क्या हुआ? इस दिन अडॉप्ट। और बाद में 2 महीने के बाद लेटर इसी दिन एनफोर्स नहीं हुआ। क्यों? एनफोर्स हुआ 26 ऑफ जनवरी 19
1950 को उस दिन क्या हुआ, एनफोर्स। तो बेटा जब एनफोर्स हुआ 1950 को 26 ऑफ जनवरी, लेकिन बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आए, आप बोले कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ। ये अडॉप्ट हुआ और ये एनफोर्स हुआ, लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर भी 26, यहां पर भी 26, 49, 50 थोड़ा क्लोजिंग डेट है, हमें कभी कभार ये भूल जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। तो लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, मैं आपको यहां पे बोलूंगा ये जो अडॉप्टेड है ये कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 अल्फाबेट्स है। तो जो 7 का जो होल स्क्वायर है 7 7 आर 49, तो याद रखना हमेशा के लिए अडॉप्ट हो गया 49 में, और इसके बाद अब रह गया एनफोर्स, वो कब हुआ 1950 में। लेकिन कुछ डाउट्स आपको क्रिएट हो जाएंगे, सर ये 2 महीने के बाद एनफोर्स क्यों हुआ, फिर ये उसी दिन एनफोर्स क्यों नहीं हुआ जिस दिन ये अडॉप्ट हुआ, उसी दिन एनफोर्स क्यों नहीं हुआ। मैं बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, जिन लोगों ने इंडियन हिस्ट्री अच्छे से अभी तक पढ़ ली, या अगर अभी नहीं पढ़ ली तो नोट करना, 1930 से 1930 से हम क्या कर रहे थे, 26 ऑफ जनवरी हम हर साल क्या सेलिब्रेट कर रहे थे, वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे किसके लिए, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स किसके लिए, वो हम करते हैं सेलिब्रेट फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और उसका और एक हिंदी नाम है जिसका हम कहते हैं पूर्ण स्वराज, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण स्वराज। ये हमने 30 में सेलिब्रेट किया, 31 में, 32 में, 33 में, कंटिन्यूसली हम इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, क्या, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे और पूर्ण स्वराज। लेकिन इसीलिए यहां पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, स्पेशली जो बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसको हम कहते हैं, उसने क्या कहा, उसने कहा हम ऑलरेडी 26 ऑफ जनवरी सेलिब्रेट करते हैं क्या, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, तो हम उसी दिन इसको क्या एनफोर्स अप करेंगे, बिकॉज दिस डेट इज स्पेशल। लेकिन वन पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, एक बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो 26 जनवरी है, अब तब से ये कौन सा डे मना रहे हैं हम, दैट इज रिपब्लिक डे। क्या मना रहे थे, रिपब्लिक डे। ओके, तो 1949 तक फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, और तब से क्या मना रहे थे, रिपब्लिक डे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, अगर किसी जगह पे कोई गलती लिखी तो मेंशन कर लेना, तो बाकी ऑल द बेस्ट।